इवनिंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे टेररिस्ट हमले होते हैं। 26/11 को जो मुंबई हमला हुआ था, काफ़ी बहुत बड़ा हमला हुआ था वो। तो ये सब एक्टिविटीज़ ना हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके और वो इंडिविजुअल्स जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। तो इसलिए हमारे पास ये एक्ट आया था 1967 में। इसे बाद में संशोधित भी किया गया था, अमेंडेड भी किया गया था 2019 में, ताकि टेररिज्म को कॉम्बैट किया जा सके, रोका जा सके और जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। तो इस एक्ट में सबसे बड़ी पावर दी गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, यानी कि NIA को, ताकि वो अपनी तरफ से नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके, कई सारे मुकदमे शुरू कर सके और जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर शक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, उन्हें भी अपनी हिरासत में ले सके। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में 1967, और इसे अमेंड किया गया था 2019 में, यानी कि 2019 में। अब हम बात करते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कितने लोग जो हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं, यानी कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेशन की सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर होती है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमारे लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेररिज्म के खिलाफ फाइट करता है। दूसरा है हमारे पास काउंटर टेररिज्म मेजर। तो टेररिज्म को रोकने के लिए हमें मेजर लेना था, इसलिए हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आता है। सो सीन एज ए कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन प्रोवाइडिंग टूल्स टू कॉम्बैट टेररिज्म इफेक्टिवली, डेजिग्नेटिंग द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज टेररिस्ट। जैसे कि लश्कर तैयबा है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत हम उसके ऊपर या उन्हें घोषित कर सकते हैं कि ये टेररिस्ट है, उन्हें डेजिग्नेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर हमें शक है उन्हें हम अपनी हिरासत में ले सकते हैं। तो कई बार यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो जाता है कि आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ काम कर रहे हो, ऐसी चीज़ें हमें टिप्पणी देखने को मिल जाती है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि टेररिज्म सिर्फ भारत में भी है, टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ रही है। सो अलाइंड विद इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, रेटिफाइंग द UN कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन 2019। टेररिज्म को फंड करने वाले लोग या देश ऐसे हैं उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई शुरू की जा सके। तो हमारी भारत की कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स भी हैं, उनको भी हमें पूरा करना है। तो उसी हिसाब से हमें अपने देश में एक एक्ट लेके आना था, जो कि हमारे पास एक्ट आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2019। आप इस एक्ट की डेट को याद रखिए, इसे पहले एनेक्ट किया गया था 1967 में, फिर ये अमेंड हुआ था 2019 में। उसके बाद हमारे पास आता है इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन, परसीव्ड एज ए रोबोस्ट लीगल टूल अलाउइंग द यूज ऑफ मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडर्न इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उन इंडिविजुअल्स को पकड़ा जा सके जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। और एक तरह से ये डेटरेंस की तरह भी काम करता है, ताकि जो इंडिविजुअल्स सोचते हैं कि हम टेररिज्म फैलाएं, उनको रोका जा सके, उन्हें डिस्करेज किया जा सके। व्यूड एज ए डेटरेंट विद सीवियर पेनल्टीज इंटेंडेड टू डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंगेजिंग इन एक्टिविटीज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल सिक्योरिटी, जो कि देश के लिए खतरा है, ऐसी एक्टिविटीज को रोका जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है वॉयलेटिव टू द फंडामेंटल राइट्स। अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस तरह के एक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। सो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द लॉ वॉयलेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यस, कभी भी कोई भी काम होता है तो इस पॉइंट को ज़रूर लिया जाता है आर्टिकल 19 में, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमें बोलना है, हमें अपने हक के लिए लड़ना है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, चाहे नेशनल सिक्योरिटी को साइड में रख दिया जाए। सो असेंबली, एसोसिएशन, पोटेंशियली क्रिमिनलाइजिंग द डिसेंट एंड प्रोटेस्ट। तो ये बात करते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। सो लैक्स ऑफ सेफगार्ड मैकेनिज्म, क्रिटिसाइज किया जाता है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट को कि इसमें एडिक्वेट सेफगार्ड नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, विद द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड, कि जिसे आपने पकड़ा है क्या वो सही पकड़ा भी है या नहीं पकड़ा है। सो मेकिंग इट चैलेंजिंग टू द ऑब्टेन बेल और फेयर ट्रायल्स। तो जब किसी इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में डाल देते हैं, तो यानी कि उसे बेल मिलना फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर ट्रायल चलता है उसके ऊपर,
तो आगे हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ जुडिशियरी व्यू। इसमें जुडिशियरी कैसे देखती है इस चीज़ को। देखिए कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है तो वो सफिशिएंट नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए। दूसरा, अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, और अगर किसी इंडिविजुअल का ह्यूमन राइट वायलेट होता है तो आपको बेल भी प्रोवाइड करवानी होगी, ऐसा अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को। तो हमारे पास कंक्लूजन में यही पता चलता है कि हमें एक बैलेंस बना के रखना है नेशनल सिक्योरिटी के बीच में और जो सिविल लिबर्टीज़ होती हैं उसके बीच में। जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर हमें ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलना चाहिए इस एक्ट का। तो इतना तो हमें पता चलता है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है वो देश की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि ये एंटी टेररिज्म इसके एफर्ट्स हैं और बहुत सारे कंसर्न है जो देश के, उसको भी सॉल्व करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसका आप इस्तेमाल अपने एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।